सब स्टूडेंट्स का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपको नाभिक के कुछ गुणों के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में, कुछ मॉडल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि नाभिक को समझने में, नाभिक की विशेषताएं, नाभिक की प्रॉपर्टीज़ को समझने में बहुत सहायता करती हैं। इसमें पहला है नाभिकीय बल। तो जो नाभिकीय बल है, ये नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाला बल है। और नाभिक के अंदर जो कण होते हैं, वो चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उनको न्यूक्लियन कहा जाता है। तो न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल या नाभिकीय कणों के मध्य आपस में लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। इसकी विशेषता या इसकी प्रकृति, इसकी विशेषता कि यह बहुत ही कम परास का, अल्प परास का बल है, यानी कि बहुत कम दूरी तक ही लगता है। तो इसकी जो परास है वो नाभिक के अंदर अंदर ही है, और नाभिक की जो त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। तो ये जो बल है वो भी 10⁻⁻15 मीटर की कोटि के अंदर ही लगता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो नाभिकीय कणों के जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा गुरुत्व बल, उस गुरुत्व बल का 10⁻39 गुणा, यानी कि बहुत तीव्रता है उससे, गुरुत्व बल से 10⁻39 गुणा। नाभिकीय जो कण है उसमें आवेश भी होता है, तो आवेश रहता है, विद्युत चुंबकीय बल भी लगेगा। तो ये जो नाभिकीय बल है ये विद्युत चुंबकीय बल का भी 100 गुणा होता है, अर्थात ये पावरफुल फोर्स है। ये जो नाभिकीय बल है, ये नाभिकीय बल प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। तो ये हमको संकेत करता है या ये हमको बताता है कि ये जो नाभिकीय बल है ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये तीव्र आकर्षण का बल है, अर्थात प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में तीव्र आकर्षण का बल लगता है। इसी वजह से जो नाभिक की साइज है इस तीव्र आकर्षण की वजह से बहुत कम होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है, एक और प्रॉपर्टी है कि इसका एक भाग प्रतिकर्षण का भी होता है। अब चूंकि ये तीव्र आकर्षण का बल है, तो अगर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तीव्र आकर्षण बल लगें, तो इस आकर्षण बल के कारण जो नाभिक है वो नाभिक कोलैप्स हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि नाभिक स्थायी होता है, तो ये बताता है कि एक प्रतिकर्षण बल का घटक भी है। ये प्रतिकर्षण बल का घटक नाभिकीय कणों को या नाभिक को नष्ट होने से बचाता है। अर्थात नाभिकीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के भाग होते हैं। इस बल को समझाने के लिए कि ये बल किस तरह कार्य करता है, इसको समझाने के लिए दो परिकल्पनाएं की गई, एक हाइजेनबर्ग द्वारा, दूसरी युकावा के द्वारा। तो हाइजेनबर्ग ने जो अपनी परिकल्पना दी वो ये कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, तो अन्योन्य क्रिया के पश्चात प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पथ और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का पथ फॉलो करता है, अनुसरण करता है। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का विनिमय होता है। इस विनिमय के कारण या पथ के अनुसरण के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है। तो जैसे प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन का त्याग करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन को ग्रहण करके प्रोटॉन में बदल जाता है। इसी तरह न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके प्रोटॉन में बदल जाता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है। इसी अनुसरण की प्रक्रिया में उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है। दूसरी जो परिकल्पना की गई वो युकावा द्वारा की गई। युकावा ने बताया कि अन्योन्य क्रिया में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का पथ का अनुसरण तो करता है, लेकिन जो विनिमय है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का ना होकर के पाई कणों का होता है, पाई मेसोन कणों का होता है। और ये पाई मेसोन 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। इन कणों का विनिमय होता है। तो इसके अनुसार प्रोटॉन पाई प्लस का उत्सर्जन करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है, न्यूट्रॉन पाई प्लस को ग्रहण करके प्रोटॉन में बदल जाता है। न्यूट्रॉन
पाई माइनस का उत्सर्जन करके प्रोटॉन में बदल जाता है, प्रोटॉन पाई माइनस को ग्रहण करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है। न्यूट्रॉन पाई जीरो, उदासीन पाई जीरो का उत्सर्जन करके दूसरे न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और वो दूसरा न्यूट्रॉन इस पाई जीरो को ग्रहण करके वापस मूल न्यूट्रॉन में बदल जाता है। इसी तरह प्रोटॉन भी। तो इस एक्सचेंज में, इस अनुसरण में उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है, और नाभिकीय बलों के तीव्र आकर्षण होने का ये मुख्य कारण है, जैसा कि युकावा और हाइजेनबर्ग ने बताया। अब एक टाइटल है पैरिटी या समता। अब पैरिटी या समता, जैसा मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये किसी फलन के सम या विषम होने की स्थिति को बताता है, और फिजिक्स की भाषा में कहें तो ये किसी फलन के दिक् व्युत्क्रमण को प्रदर्शित करता है। तो साई माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो वो प्लस साई एक्स भी हो सकता है, माइनस साई एक्स भी हो सकता है। अगर सम फलन है तो प्लस एक्स हो साई एक्स होगा, और विषम फलन है तो माइनस साई एक्स होगा। और इसको हम लिखेंगे साई माइनस एक्स इक्वल टू पी साई एक्स, जहाँ पी की वैल्यू प्लस माइनस वन होती है। अगर प्लस वन हो तो इसको सम पैरिटी, और माइनस वन हो तो इसको विषम पैरिटी कहते हैं। नाभिकीय कण की जो पैरिटी है वो p इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एल होती है, जहाँ पर एल इसकी कक्षीय क्वांटम संख्या होती है। अगर एल सम है तो p प्लस वन होगा, एल विषम है तो p माइनस वन होगा। अगर बहुत सारे कण हो तो p की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस वन की पावर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 एंड सो ऑन, अर्थात सभी कक्षीय क्वांटम संख्याओं की योग माइनस वन की पावर होगी। अगर वो योग पॉजिटिव है, सम है, तो p पॉजिटिव होगा, प्लस वन होगा, और विषम है तो p माइनस वन होगा। उसके बाद है पैकिंग फ्रिक्शन या संकुलन गुणांक। तो ये एक मैथमेटिकल गुणांक है, और ये मैथमेटिकल गुणांक इस तरह परिभाषित किया जाता है कि किसी परमाणु का या किसी नाभिक का संकुलन गुणांक उसकी द्रव्यमान AMU में, kg में नहीं AMU में, तो किसी नाभिक का द्रव्यमान और उसकी द्रव्यमान संख्या कैपिटल A का अंतर प्रति इकाई द्रव्यमान संख्या उस नाभिक का या परमाणु का संकुलन गुणांक कहलाता है, पैकिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और F इक्वल टू, F से लिखते हैं इसको कैपिटल M माइनस A अपॉन A, या M अपॉन A माइनस वन, जहाँ M उस परमाणु का द्रव्यमान है AMU में, और A है उसकी द्रव्यमान संख्या, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। इसके बाद है सेंगर चार्ट। तो एक सिंपल सा चार्ट है जो सभी परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के मध्य खींचा गया ग्राफ है, जो सेंगर द्वारा खींचा गया था। तो एक्स एक्सिस पर हमने प्रोटॉन ले लिया और वाई एक्सिस पर न्यूट्रॉन की संख्या ले ली, तो दोनों के बीच में ग्राफ खींच दिया। तो सामान्यतः छोटे परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन बड़े परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये बताता है कि बड़े परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसके बाद है फर्मी मॉडल, कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन है वो किस तरह रहते हैं, तो उसके बारे में फर्मी ने बताया। तो फर्मी शब्द फर्मी नाम हम फर्मियोन के संबंध में सुनते हैं, फर्मी स्टेट्स पढ़ते हैं, फर्मियोन पढ़ते हैं। तो फर्मियोन वो कण हैं जिनकी स्पिन हाफ होती है, हाफ इंटीगर होती है, उनको फर्मियोन कहा जाता है। तो इस फर्मी मॉडल के अनुसार कि परमाणु में नाभिक में न्यूक्लियॉन कैसे रहते हैं, तो फर्मी के अनुसार नाभिक में न्यूक्लियॉन फर्मी गैस के रूप में होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पिन है हाफ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन है वो हाफ मानी जाती है। और ये नाभिक के अंदर अपवर्जन के नियम का पालन करते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, अर्थात एक ही कक्षक में दो समान स्पिन के कण नहीं हो सकते। अपवर्जन के नियम का पालन करते हैं और कम ऊर्जा के स्तरों से भरना शुरू करते हैं और उच्च ऊर्जा की तरफ जाते हैं, अर्थात कम ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं वो पहले भरते हैं, और जो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक हैं वो धीरे धीरे भरते हैं। बहुत ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं वो खाली रहते हैं। इसके बाद है शेल मॉडल। तो इस मॉडल के अनुसार जो नाभिक है, उस नाभिक में जो न्यूक्लियॉन है वो सेल में रहते हैं। सेल यानी कि कोश, कक्षक में रहते हैं। ये जो कोश हैं, इन कोश में
इलेक्ट्रॉन रहते हैं और हर भरे हुए कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में 2, 8, 18, 28, 32 इन संख्याओं को मैजिक संख्या कहा जाता है। तो इतनी संख्या इन कोशों में होती है। और जो न्यूक्लियन है अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो इन कोशों में भरते जाते हैं और न्यूनतम ऊर्जा से भरना शुरू होते हैं। इन कोशों में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं और ये अन्य न्यूक्लियन के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में भी गति करते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह गति करते हैं या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करते हैं और इनकी जो ऊर्जा है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार E=n+12 h क्रॉस ओमेगा होती है, अर्थात ऊर्जा जो है वो क्वांटित होती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रमाणित करती हैं कि शेल मॉडल सही है, अर्थात न्यूक्लियन जो नाभिक में रहते हैं वो लगभग उसी तरह रहते हैं या उसी तरह रहते हैं जैसे बाहरी कक्षक के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसी तरह न्यूक्लियॉन्स की कक्षीय क्वांटम संख्या स्मॉल एल परिभाषित की जाती है जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होता है और इसके संगत जो कक्षक होते हैं वो स्मॉल एस, पी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन होता है जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। तो नाभिक का एक और मॉडल दिया जाता है वो है द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को एक द्रव की बूंद की तरह माना जाता है, अर्थात नाभिक का व्यवहार वैसा ही होता है, वैसा ही माना जाता है जैसा कि द्रव की बूंद का होता है। अब ये मानने का एक आधार भी है समझाने के लिए, हालांकि ये तुल्य नहीं है, समरूप नहीं है, इनकी तुल्यता की जा सकती है समझाने के लिए, उदाहरण के लिए। तो जैसा द्रव की बूंद जो है उसमें जो कण है उन कणों के मध्य ससंजक बल लगता है, उसी तरह नाभिक के जो कण है न्यूक्लियन जो है उनके मध्य नाभिकीय बल लगता है। द्रव की बूंद से उत्सर्जन होता है, उसी तरह नाभिक से भी उत्सर्जन होता है जिसको नाभिकीय उत्सर्जन कहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। तो इसी तरह द्रव की बूंद से भी ऊर्जा पाकर के कण निकलते जाते हैं। और समानताएं हम देख सकते हैं कि अगर द्रव की 2 छोटी छोटी बूंदें हों, उनको पास में लाया जाए तो एक बड़ी बूंद बन जाती है। ये घटना कुछ वैसे ही होती है जैसे 2 छोटे नाभिकों को पास में लाने से एक बड़ा नाभिक बन जाता है जिसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी तरह अगर द्रव की बड़ी बूंद हो तो उसको थोड़ा उत्तेजित कर दिया जाए तो वो 2 छोटी बूंदों में टूट जाती है। ये घटना नाभिकीय विखंडन के समरूप है कि नाभिकीय विखंडन में भी ऐसा होता है कि एक अस्थायी नाभिक जो उत्तेजन होने पर 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है जिसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की भी समरूपता है, नाभिकीय संलयन की भी समरूपता है, ससंजक बलों की समरूपता है, उत्सर्जन की भी समरूपता है। इस कारण नाभिक के गुणों को समझाने के लिए द्रव बूंद मॉडल का उपयोग किया गया। अब इस मॉडल की एक मुख्य सफलता है कि ये नाभिकीय विखंडन को समझा सकता है। तो अगर हम मोटे तौर पर नाभिकीय विखंडन को समझाना चाहें तो इस द्रव बूंद मॉडल से समझा सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार अगर कोई नाभिक द्रव की बड़ी बूंद है उसको उत्तेजन ऊर्जा मिलती है, उसकी थोड़ी ऊर्जा मिलती है, तो उसका जो साइज, जो उसकी शेप है, जो गोलाकार होती है वो थोड़ी विकृत हो जाती है, दीर्घवृत्ताकार रूप में आ जाती है। अगर उत्तेजन और बढ़े तो ये दीर्घवृत्ताकार से विकृत होती हुई 2 डंबल, लगभग 2 डंबल शेप में आ जाती है। उसके बाद भी अगर उत्तेजन बढ़ता रहे तो वो 2 लगभग एक दूसरे से आंशिक रूप से जुड़े हुए 2 डंबल की तरह की शेप में आ जाती है। और इसके बाद स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात द्रव की बड़ी बूंद 2 छोटी बूंदों में टूट जाती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे नाभिक में नाभिकीय विखंडन होता है। अगर उत्तेजन कम हो जाए तो अवस्था ए से बी, बी से सी, तो अगर उत्तेजन कम हो जाए तो सी से वापस
नाभिक बी अवस्था में आ जाएगा और बी से वापस ए अवस्था में आ जाएगा और नाभिक पुनः अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर उत्तेजन बढ़ता रहा तो ए से बी से सी और सी से अगर डी पर पहुंच गया नाभिक तो वापस फिर डी से सी अवस्था प्राप्त नहीं होगी, उसके बाद तो नाभिक का विखंडन ही होगा, अर्थात द्रव बूंद का विखंडन ही होगा। तो इस तरह हम एक सामान्य तरीके से मोटे तौर से नाभिक के विखंडन को आसानी से समझा सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।